आज हम कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इतिहास का जो आरंभिक काल है उसको पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को क्या किया जाता है? जब जहाँ से इतिहास शुरू हुआ है उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, वहाँ पत्थरों का यूज होता था, पत्थरों के औजार ही बनाए जाते थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए फेमस है। ठीक है, कौन सी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से हैं उदाहरण? कालीबंगा है, पीलीबंगा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये अपने नगर नियोजन के लिए, मतलब नगर नियोजन मतलब नगर को कैसे बसाया जाए, जो अपने नगर का जो नियोजन है, मतलब ऐसे सड़कें बनाना, वो समकोण पर सड़कें काटती हों, उनका मेन गेट कहाँ खुलता हो, गलियां कैसे बनाई गई हो, नालियां कैसे बनाई गई हो, इन चीज़ों पे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे थी? पहले तो ये देखो, सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मर्तकों का टीला। इसे मर्तकों का टीला कहा गया। ये एक उपमा दी गई है, मर्तकों का टीला। ठीक है, हो सकता है वहाँ पुराने टाइम में मरे हुए लोगों को दफनाया गया हो और बड़े बड़े टीले रहे होंगे, इसलिए इसे मर्तकों का टीला कह दिया गया होगा। अब देखो, विशाल स्नानागार कहाँ मिले हैं? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एग्जाम्पल है मोहनजोदड़ो, और विशाल स्नानागार, बहुत बड़े बड़े स्नानागार यहाँ मिले हैं। अब देखो, देवी माता की पूजा संबंधित थी। ये सिंधु सभ्यता के साथ, घाटी सभ्यता के साथ ही संबंधित थी देवी माता की पूजा। अब लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल पड़ता है गुजरात में। ठीक है, लोथल पड़ता है गुजरात में। और लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल गाड़ था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही उदाहरण है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही है ये लोथल। ठीक है, जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा, मैंने बताया था कालीबंगा पीलीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो मिट्टी के पात्र, मिट्टी के बने हुए पात्र थे, मिट्टी के पात्र, अग्नि वेदिकाएं, ठीक है, खोपड़ी में छेद, ठीक है, और नालिका, और ये नालियों, इन सब के लिए क्या है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का ये कालीबंगा है वो फेमस था। कालीबंगा का मतलब क्या रहता है? कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ, बंगन। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पात्रों के लिए। वैदिक आर्य जो थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद, दूध और उससे बनने वाली चीज़ें, जैसे दही है या अन्य जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया? सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक लोगों के द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया था। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्री कहा गया? मतलब वेद प्लस त्री यानी 3 वेद किसे कहा गया? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। सामवेद किससे संबंधित था? संगीत से। ठीक है ना, यजुर्वेद मतलब यज्ञ और इससे संबंधित था, अश्वमेध यज्ञ वगैरह ये सब। ठीक है, आर्य और आर्यों
पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे स्थान का प्रयोग किया। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे स्थान का प्रयोग किया। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी थे। बोले कि ऋग्वेद में जो आर्य थे वो क्या थे? पहले भारतीयों को आर्य ही कहा जाता था, तो वो पशुचारी थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार गाय होती थी, न कि जमीन। तो समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है? ऋग्वेदिक कार्य वो पशुचारी थे। इसका क्या पुष्टि हो रही है कि पहले गायों के लिए युद्ध वगैरह होते थे, न कि जमीन के लिए। जमीन के लिए तब होते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु। ये सप्त सिंधु है, वो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती है, सबसे पुरानी बस्ती है। ठीक है। राज्य अभिषेक, राजा का जो अभिषेक किया जाता था वो समारोह है, उसका विवरण किस में दिया गया? ये ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसमें दिया गया है। ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। सबसे ज़्यादा मंत्र और जो है ये, ठीक है, मंत्र सूत्र वो किस में है? ऋग्वेद में ही है। ध्यान रखना। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी को। कौन सी विदुषी? विदुषी मतलब स्त्री थी, विद्वान स्त्री, उसका नाम गार्गी था। इसने वाद विवाद में अजय जो जीत नहीं सके ऐसे याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, गार्गी ने दी थी। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ये अशोक मौर्य का रूमिनदेई स्तंभ, उससे क्या अंकित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है भाई। क्या क्वेश्चन है ये? देखो सही कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अंकित किसके द्वारा ही किया जाता है ये पूछा है। ठीक है ना। ऐसा नहीं पूछा है कि कहाँ हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ये ध्यान रखना। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और ये पूछ रहा है वो क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ये अशोक मौर्य का रूमनदेई जो स्तंभ है, पत्थर का बना हुआ है, शिला है, उस पर लिखा हुआ होगा गौतम बुद्ध के बारे में, उससे अंकित किया जाता है। अब प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो राजगृह में। पहली जो बौद्ध परिषद थी, बौद्ध संगीति जो भी है, वो राजगृह में आयोजित की गई थी। और बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन थे? एक तो स्त्रियां थी और शूद्र थे। ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म था, उसने समाज के दो वर्गों को साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या छोड़ा? स्त्रियां और शूद्र को साथ जोड़ा था। देखो, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाए। निर्वाण मतलब मोक्ष मिल जाएगा। लोगों को दुख इन इच्छाओं के कारण ही होते हैं। ये बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? इस पे करता है, दुनिया दुखों से भरी हुई है भाई, इच्छाओं पर काबू पा लो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। लोगों का जो दुख है उनकी इच्छाओं के कारण ही होते हैं। अब क्या है? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में पाई गई थी? ये पाली पाठ में। अब ये भी पूछा जाता है कई बार कि भाषा भी पूछ ली जाती है ये पाली। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रारंभिक स्टार्ट में बौद्ध ग्रंथों, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ होती है, उनकी रचना किस में पाई जाती है? पाली पाठ में। भाषा भी पूछ ली जाती है पाली। ठीक है। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है कि इंडिया में है, वो सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? ये वामसा थपाकसिनी। ठीक, याद रखना। ये वामसाथ पाकसिनी, कैसी पढ़ लो इसे। ये है। ठीक है। अब देखो, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? ठीक है, बोध गया में। प्रबोध मतलब क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। कहाँ की थी? बोध गया कहाँ पड़ता है? ये बिहार में है ये। ठीक है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, बिहार में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म।
ठीक है, कि बहुत इच्छा है अपने इंसान की, वो सब कष्टों का कारण है, और इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन है? बौद्ध धर्म है। अब आते हैं महावीर के बारे में। महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का जैन धर्म का पहले तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। और जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। जो जैन साहित्य होते हैं उनको अंग माना जाता है। और दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवण बेलगोला। ये ध्यान रखना कि अपने साउथ इंडिया है उसमें प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा है? श्रवण बेलगोला है। कहाँ पड़ता है ये श्रवण बेलगोला? करो पता। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, कि इंडिया में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, ये चित्रित धूसर मर्द भांडों के साथ है। कि भारत में सबसे पुराना लौह युग, मतलब लोहे के बारे में कब कैसे पता चलता है पुराने टाइम में कि वही लोहे की ये चीज़ें मिली थी, इससे ये चित्रित मतलब चित्र बनाए हुए ऐसे धूसर जो मर्द भांड थे, मिट्टी के जो बर्तन थे, उनसे हमें पता चलता है कि भारत में सबसे पुराना लौह युग किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। मगध के उत्थान के लिए, मगध के बारे में बात करते हैं, तो मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? ये बिंबिसार है। बिंबिसार कौन था? एक तो था बिंदुसार, एक था बिंबिसार। ये बिंबिसार है, ठीक है ना। अशोक के पिता का क्या नाम था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? ठीक है ना। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? ये बिंबिसार है। ठीक है, ध्यान रखना। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, कि पुराने टाइम में स्रोत सामग्री है उसको लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन टाइम में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। मतलब पहले तो सारी चीज़ें हैं वो संस्कृत में, जो श्लोक वगैरह मंत्र वगैरह, ये जो गायत्री मंत्र सारे क्या हैं? ऋग्वेद में चीज़ें सारे क्या हैं? संस्कृत में तो लिखी गई हैं। तो पहले संस्कृत तो था। ठीक है। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर ब्रैकेट में क्या लिखा है? सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम की। ठीक है ना, ये झेलम की है लड़ाई है। मैंने एक जो वीडियो डाल रखा है युद्ध से रिलेटेड, उसमें सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है डिटेल में। ठीक है, ये सिकंदर और पोरस की जो लड़ाई है, ठीक है, वो झेलम की लड़ाई है। ठीक। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा साहिब। यहूदी जो होते हैं यहूदी, उनके धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा साहिब। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महाभाष्य और अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। और महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। ठीक है। महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। ठीक है, इंडिया से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने ही यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। ठीक है। एक पीछे आया था बिंबिसार, और ये कौन है? बिंदुसार। समझे बात को? देखो, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, पूछा नहीं था क्या आपसे? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक? ये मगध की ही बातें चल रही है, ये तो बिंबिसार है। ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है? ये क्या है? बिंदुसार। और इसका पुत्र कौन था?
अशोक, जिसने कलिंग युद्ध लड़ा था। आई बात समझ में। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में थी। ठीक है, बिंदुसार जो था उसके समय में अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में थी। और वहाँ, ठीक है, किसको भेजा गया था? अशोक को भेजा गया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? वो कलिंग का युद्ध, बिंदुसार का पुत्र था ये अशोक। तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग के युद्ध से आया था। और यह शांति कहाँ थी? तक्षशिला में। देव नाम प्रिया, क्या बोला? देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक है। ठीक है, ध्यान से देखो कि देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। यह अशोक का उपनाम है। देवा नाम प्रिय ये अशोक का उपनाम है। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रोक एडिक्स। और ये क्या है? 13। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बात को कि देवानाम प्रिय के नाम से तो अशोक हो गया। अब क्या कलिंग युद्ध हुआ, उसके बाद में किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो ये रोक एडिक्स था। कौन सा? 13वां। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगनेस्थीस था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है कि मेगनेस्थीस है वो किसके दरबार में आया था और उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ये दोनों क्वेश्चन है साथ में, देखो ये दोनों ही क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत भेजा गया था? ये मेगनेस्थीस भेजा गया था। और उसकी पुस्तक कौन है मेगनेस्थीस की? वो इंडिका लिखी गई है उसके द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य था और वो किस विद्या के अंदर से संबंधित था? तो तक्षशिला से था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य ही है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे, इसके गुरु ही तो थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ब्राह्मी में। ठीक है ना, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में, ये याद रखना है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा प्रसिद्ध शासक है उसको शिलालेखों का जनक कहा जाता था? अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। कि मौर्य वंश का जो शासन चल रहा था उसके दौरान स्थानिक नाम किसे दिया गया था या स्थानिक की उपाधि या पद किसे दी गई थी? वो जिला प्रशासक को दी गई थी। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये बृहद्रथ थे। और मिलिंद पाहनो क्या है? बौद्ध पाठ है। ठीक है ना, मिलिंद पाहनो क्या है? एक बौद्ध पाठ है। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला से। तो याद होना चाहिए कि कुषाण काल में कि भारत है और शैली के मिश्रण से विकसित कला को किस नाम से जाता है? गांधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? कनिष्क थे राजा। पूछा जाए कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए तो कौन है? कनिष्क। शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो ये कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, पहला बात क्या है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? कनिष्क था। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? कनिष्क था। और शक संवत किसने चालू किया था? कनिष्क ने चालू किया। और कब किया? 78वीं ईस्वी में चालू किया था। कला की गांधार शैली किसके शासन में पनपी थी? तो कनिष्क के टाइम में। कि जो कला है, कला की गांधार शैली
कला जो होती है कला, उसकी गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो ये कनिष्क के टाइम में कला की गांधार शैली पनपी थी। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो ये कलिंग के राजा खारवेल है वो किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? बड़ा वीर महान और तेजस्वी शासक जिसे बोलते हैं, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा या महान बोल दूं तेजस्वी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसके टाइम में बहुत विकास हुआ था। मेहरौली में जंग रही, मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में है मेहरौली, ठीक है। मेहरौली में जंग रही थे, लोह स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त ने, ठीक है ना। तो मेहरौली में जंग रही तो लोह स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि पूछ लो, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से ही जाना जाता है। तो ये मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ, ये गुप्त का मतलब क्या है? ये चंद्रगुप्त ही है ये, ठीक है ना। तो मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? ये चंद्रगुप्त ने ही स्थापित किया था। और बोले चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? ये मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ चंद्रगुप्त ने स्थापित किया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और ये पूछे ना कि हरिसेन किस राजा का राजकवि था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त को क्या है? भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है? हरिसेन किस राजा का राजकवि था? हरिसेन है वो कौन से राजा? राजा समुद्रगुप्त का राजकवि था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुणों के, ठीक है। रोमन जो साम्राज्य था उसके साथ जो भारत का व्यापार है वो रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुणों ने आक्रमण किया, और रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार था और रोम पर, ठीक है, और हुणों ने आक्रमण करते ही यह समाप्त हो गया। उन्होंने रोम पर आक्रमण किया था, ठीक है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी किए गए थे सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो पूछा जाता है गुप्त काल को श्रवण काल भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये गुप्त काल को श्रवण काल भी कहा जाता है, ठीक है। और इस टाइम जो सिक्के जारी होते थे उन पे क्या बने होते थे? चित्र वगैरह भी बने होते थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिक्के किसके टाइम में जारी हुए? समुद्रगुप्त के समय में जारी हुए थे। और ये क्वेश्चन आएगा, अपने विजय के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे? तो सोने के। इलाहाबाद इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? समुद्रगुप्त की। जो इलाहाबाद का जो स्तंभ है उसके शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? इलाहाबाद का जो स्तंभ है, इलाहाबाद का स्तंभ है, उसके शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये समुद्रगुप्त की, ध्यान रखना। और मेघदूत का जो कालिदास है उसने क्या लिखे? मेघदूत, ठीक है, मेघदूत लिखी है। क्वेश्चन क्या बन रहा है? ये ऊपर वाला, पहले ऊपर वाला देखो तुम कि इलाहाबाद जो स्तंभ था उसके शिलालेख में, इलाहाबाद के स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त की। मेघदूत कालिदास की रचना है, मेघदूत। और मालविका अग्निचरितम है क्या ऐसे? उसके भी कौन लेखक हैं? ये कालिदास हैं। नाम मेरे को सही से याद नहीं है, ऐसे मालविका अग्निचित्रम क्या है, जो भी है, ऐसे है। और मेघदूत के रचयिता भी कौन है? ये कालिदास है। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। फाहियान है वो किसके? एक तो आता है हर्षवर्धन का,
ठीक है, और एक आता है इसका फायान का। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन है ये आते ही है। ठीक है यार, तो ये क्वेश्चन क्या है, फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, उसके शासनकाल के दौरान फायान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है कि फायान है वो किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के, ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त जो है द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय उसके शासनकाल के दौरान ही क्या है, फायान भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखना है बात को कि फायान है वो भारत कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फायान है वो भारत आया था। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो प्रसिद्ध जो चिकित्सक थे धन्वंतरी, उन्होंने अपना परामर्श है वो किसके दरबार में दिया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? ये गुप्त शासनकाल के दौरान। ठीक है ना, ये गुप्त शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं हैं वो निर्मित की गई थी। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम जो काल था उसमें रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? अरिक्कामेडू। ठीक है, चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? ये इनकी तीन उपाधियां हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चोल, चोल क्या है? चोल क्या है? चोल वंश है, चोल इनका वंश है। ठीक है, चोल वंश के जो राजा थे राजेंद्र, उसने कौन सी पदवी धारण की थी? ये तीन नाम बताए हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये गंगे कोंड, ये बहुत पूछा जाता है। एक मुंडी कोंड, ये भी बहुत पूछा जाता है। एक पंडित चोल, ये तीन है। तो चोल वंश का था राजा राजेंद्र था, सबसे ज़्यादा गंगे कोंड पूछा जाता है। एक क्या है? पंडित चोल और मुंडी चोल कोंड, मुंडी कोंड। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किस को जैन संस्थानों को दान में दी गई? ये पल्ली चंदम। क्या बोला है? चोल अभिलेख जो लिखे गए हैं उनमें उल्लेखित भूमि की विभिन्न जो कोटियां हैं उनके अनुसार किस को जैन संस्थानों को दान में दी गई थी? ये पल्ली चंदम है। ठीक है, किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो ये राजराज प्रथम है। ध्यान रखना कि ऐसा कौन चोल राजा था जिसने लंका को पहले जीता था? ठीक है, ये राजराज प्रथम है, राजराज प्रथम। ध्यान रखना कि कौन चोल राजा है जिसने लंका को पहले जीता था? राजराज प्रथम है। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके शासनकाल से संबंधित जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर शिलालेख है, उससे किसके शासन के बारे में जानकारी मिलती है? तो चोल शासन के बारे में जानकारी मिलती है। चोल राजाओं का शासन था, कहाँ था? तमिलनाडु, साउथ साइड में था चोल राजाओं का शासन। और साउथ साइड में कहाँ? तमिलनाडु पर चोल राजाओं का शासन था। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? एलोरा थी। और एलोरा की गुफाएं है ना, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। ठीक है, तो याद रखना राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? एलोरा थी। एलोरा क्या थी? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी। राष्ट्रकूट क्या थे? ये भी एक वंश था। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण, उसने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने करवाया था। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कविराज मार्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट जो था, राष्ट्रकूट के राजा थे अमोघवर्ष, उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कविराज मार्ग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन दोबारा देख लो तुम चाहें कि राष्ट्रकूट का राजा था, राष्ट्रकूट राजा था अमोघवर्ष, उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कविराज मार्ग। ठीक है, उसका नाम कविराज मार्ग था।
राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था। राष्ट्रकूट जो थे वंश थे, उनका सर्वाधिक चिरस्थायी लंबे समय तक का जो योगदान क्या था, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना, राणा तथा कैलाश मंदिर। ठीक, ये ध्यान रखना। राष्ट्रकूट जो थे ना, राष्ट्रकूट उनका सबसे लंबा और सबसे बड़ा जो चिरस्थायी योगदान क्या था, कन्नड़ काव्य जो थे ना, कन्नड़ काव्य उसके 3 कवि थे, पंपा, पोन्ना और राणा और कैलाश मंदिर। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? पल्लव वंश। ठीक है, पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा राजवंश था, तो पल्लव राजवंश जो था उसके दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो पल्लव राजवंश है उसके दौरान, पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलकेशन द्वितीय जो है वो किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पुलकेशन द्वितीय है वो किसका महानतम शासक था? वो वातापी के चालुक्य का महानतम शासक था। याद रखना इस बात को कि पुलकेशन द्वितीय वो किसका महानतम शासक था? ये वातापी के चालुक्य का। वातापी क्या है? जगह का नाम है, और चालुक्य क्या है? वंश है। तो वातापी के जो चालुक्य है उनका महानतम शासक कौन था? पुलकेशन द्वितीय था। रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशन द्वितीय का। रवि कीर्ति है वो एक जैन थे, उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की क्या की थी? रचना की थी। और इसका संरक्षण किसका प्राप्त था? इसका संरक्षण जिनका संरक्षण किनका? रवि कीर्ति का संरक्षण है वो पुलकेशन द्वितीय ने प्रदान कर रखा था। और ऐहोल प्रशस्ति में किसके बारे में वर्णन है? पुलकेशन द्वितीय के बारे में। प्रसिद्ध दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है अपने। कहाँ? माउंट आबू में। माउंट आबू में स्थित राजस्थान, सिरोही में। जैन मंदिर है ये। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी? सोमदेव ने। कि पुस्तक जो थी ना, कथा सरित सागर, वो किसने लिखी? सोमदेव ने लिखी थी। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाण भट्ट थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हर्षचरित्र के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? बाण भट्ट थे। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने किया था। ये खजुराहो के मंदिर हैं, इन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली? मिहिर भोज ने। ऐसा कौन सा प्रतिहार राजा था? ये मिहिर भोज प्रतिहार राजा था जिसने प्रमाण की उपाधि ली। मिहिर भोज था। प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? ये मिहिर भोज ही था। उस चीनी यात्री का नाम बताइए। ये देखो, तुमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ समय में कौन आया था? फायान। फायान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन, है से हर्षवर्धन और है से ह्वेंगसांग, ये चीनी यात्री था। उस चीनी यात्री का नाम क्या जो हर्षवर्धन के दरबार में था? ह्वेंगसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक नाम किसे प्रदान किया गया था? सॉरी, ह्वेंगसांग को, सॉरी, कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? ये ह्वेंगसांग को प्रदान किया गया था। दिमाग में रखना। अब पूछ ले तो कि प्रिंस राजा ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया? ह्वेंगसांग को। हर्षवर्धन जो था उसका समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशन द्वितीय था। और यह ही गया संस्कृत नाटक नागानंद रत्नावली, एक रत्नावली भी है, वो रचना किसके द्वारा लिखी गई है? ये शासक हर्षवर्धन की रचना है। संस्कृत नाट्य है ये, नागानंद रत्नावली, ये हर्षवर्धन के द्वारा।
और भारत जो है उसमें नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में ये नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है वो कौन से राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है उसको नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन बख्तियार। ठीक है। सांची का महान स्तूप कहाँ है? सांची का महान स्तूप एमपी में स्थित है। सांची का महान स्तूप एमपी में स्थित है। और गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। दीदा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? ये कश्मीर की है दीदा नाम की रानी। ठीक है। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर, भारत के ऊपर के साइड में इधर सिंधु नदी बहती थी ना, इधर सिंध प्रदेश था, तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो मोहम्मद बिन कासिम था। और तराइन की दूसरी लड़ाई में, पहली लड़ाई तराइन की किस किस के बीच में हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई 1191 और 1192 में 2 लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है। तो तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की, इसमें जिससे पृथ्वीराज जीत गया था। दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज हार गया था। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज, ये तृतीय था। ठीक है ना। तो तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तराइन की दूसरा पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी जीत गया था मतलब। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। ठीक है, बाबर था भारत का। जो भारत से बाहर का था, भारत से बाहर का आया था, एक अफगान था। ठीक है ना। पहली बार तोपों का यूज इसी ने किया था भारत में। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई के लिए। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई ने, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है। दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का, क्वेश्चन सही नहीं है, का शासक कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली में शासन कब प्रारंभ हुआ? ये हो सकता है ये 1206 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन सही नहीं है, 1206 ईस्वी में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राजस्थान में पड़ता है ये अजमेर, उसमें ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। कहाँ है ये? अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है ना। कुतुब मीनार दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली में कहाँ पड़ता है? दिल्ली में साकेत के इधर पास में पड़ता है ये। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार दिल्ली में बनाया गया 13वीं शताब्दी में। और दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबंद किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासुरुद्दीन का। यह ध्यान रखना क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था?
तो नासिरुद्दीन। ठीक है। जो दिल्ली जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, उसके सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नासिरुद्दीन का। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? क्या लगता था, दामाद था या बेटा था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश को माना जाता है। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। चंगेज खान जो था उसने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। ध्यान रखना है। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? ये बलबन ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फारसी त्योहार है वो किससे, सॉरी, नौरोज है वो कौन सा त्योहार है? वो फारसी त्योहार है, उसका प्रवर्तन किसने किया था? बलबन ने किया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ठीक है। इसने भारत में शासन किया था, और भारत में जो है वो ऐसी कौन, जो औरत शासन करने वाली जो थी ना, पहली महिला सुल्तान थी वो, या शासन करने वाली थी, वो कौन थी? रजिया सुल्तान ही थी। जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? ये सैयद और लोदी थे। ये दो वंश पूछे हैं जिन्होंने खिलजी जो शासन काल है उससे पहले और बाद में शासन किया था। सैयद और लोदी वंश थे। स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। जो खुद को दूसरा सिकंदर मानता था या सिकंदर सानी कहता था, उस सुल्तान का नाम क्या था? खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहता था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? साउथ में जो विजय करने का मिशन है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को। मलिक काफूर हो गया ना। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। वर्तमान में दौलताबाद जाम, एक मिनट, क्या क्वेश्चन का? वह सुल्तान कौन था, कैसा सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था और किसके समीप स्थित है? तो औरंगाबाद होगा ये। ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्वेश्चन देखो कि वर्तमान दौलताबाद, जो जहाँ वर्तमान में दौलताबाद स्थित है, जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था और किसके समीप स्थित है? ठीक है। ये दौलताबाद के बारे में पूछ रहा है कि जो वर्तमान में दौलताबाद है, जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, और वह किसके समीप स्थित है? तो औरंगाबाद के समीप स्थित है। औरंगाबाद के समीप है। ध्यान रखना ये बात को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। ध्यान रखना ये, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, ये तो पता ही होगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है वो दिल्ली सल्तनत का 1206 में जो स्टार्ट हुआ था ना, दिल्ली सल्तनत जो है उसका शासन 1206 का ही बोल रहा था ना, वो यही है। ठीक है। ये क्या बोल रहा है इसने?
दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो लोधी वंश था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो लोधी वंश। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा में पीर किसे कहा जाता है? सूफियों के गुरु को कहा जाता है। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? सिलसिला। ठीक है, सूफी जो आदेश रहते हैं उन सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? सिलसिला। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग कर उसे लोकप्रिय बनाया? असमिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि भक्ति प्रचारक है शंकर देव, उन्होंने किस प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? तो असमिया। ठीक है, एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है। क्या बोल रहा है देखो, एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है कन्फ्यूजवाद या कन्फ्यूशियन धर्म का। क्या बोल रहा है? एनालेक्ट्स है वो पवित्र ग्रंथ है। एनालेक्ट्स है वो पवित्र ग्रंथ है कन्फ्यूशियस वाद का या कन्फ्यूशियसन धर्म का। ध्यान रखना ही। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगमवंश ने। हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की? क्वेश्चन गलत कैसे लग रहा है मेरे को ये। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? संगमवंश ने। हरिहर बुक्का संगमवंश के ही हैं क्या? ये कन्फ्यूजन हो गया मेरे को भी यार। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चलो कोई बात नहीं, बाद में देख के बता दूंगा मैं। ठीक है, एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है। एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है किसका? कन्फ्यूशियसवाद का या कन्फ्यूशियसन धर्म का। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन था? गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन था? हरिहर द्वितीय। और कृष्ण देव राय किस राजवंश के शासक थे? विजयनगर। बोला है कि कृष्ण देव राय है वो किस राजवंश के शासक थे? विजयनगर। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? कृष्ण देव राय। तेलुगु कृति है ये तेलुगु भाषा में। अमुक्त माल्यद इसका लेखक कौन है? कृष्ण देव राय। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? ये क्वेश्चन गलत है यार। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण कब हुआ? ये हो सकता है 1565 में। ठीक है, ये गलत है क्वेश्चन। ठीक है, हम्पी के स्मारकों का। ठीक है, मरमर विधि से, ये मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। ये गोल गुंबद है उसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण, गोल गुंबद है ये, मरमर विधि से गोल गुंबद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। और गोल गुंबद कहाँ है? ये गोल गुंबज है, गोल गुंबद है, दोनों ही बात है। बीजापुर में स्थित है ये। ठीक है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था ये। तो चित्तौड़ का, ये राजस्थान में पड़ता है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। बाबर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? 1526। पानीपत का युद्ध हुआ था ना, पानीपत की प्रथम लड़ाई तो थी ये। पानीपत की प्रथम लड़ाई तो थी। बाबर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? तो ये 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बोला गया था जो बाबर और लोदी, कौन सा लोदी? इब्राहिम लोदी था क्या? इन दोनों के बीच में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में थी? बाबर और लोदी साम्राज्य के बीच में। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किसके लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में जो हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। ठीक है,
भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। मैं पहले बता चुका हूँ ये। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? ये कन्नौजी था, कन्नौज का युद्ध था ये, ठीक है ना। बिलग्राम का युद्ध नहीं कहते क्या इससे? दूसरा नाम कन्फर्म करना, भी देखना कन्फर्म करके, ठीक है। 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात, 1540 किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौज का युद्ध है, कन्नौजी नहीं है, कन्नौज का युद्ध है। कन्नौजी नहीं है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अभी तो देखा था 1540 में। हुमायूं का मकबरे के, हुमायूं का जो मकबरा था उसके वास्तुकार कौन थे? मीरक मिर्जा गियाथ, ठीक है। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? ये 13 वर्ष की आयु में है ये। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? ये 1556 में हुई थी लड़ाई, अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी, ये ध्यान रखना। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ये बदायूं ने किया था, ठीक है। रामायण जो है, रामायण उसका अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? बदायूं ने किया था। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल है, ठीक है। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक अबुल फजल कौन था? अकबर का क्या था? अकबर के दरबार में रहने वाला कवि था अबुल फजल, और क्या है। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? ठीक है। प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? ये हरिविजय था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? यह हरिविजय था, ठीक है। कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान, यह प्रसिद्ध जैन विद्वान था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था, यह हरिविजय था। हल्दी की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई? अकबर और महाराणा प्रताप ही तो थे। कब लड़ी गई थी लड़ाई? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? कब लड़ा गया था हल्दी घाटी युद्ध? 1576 में नहीं हुई थी हल्दी घाटी की लड़ाई? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा यूपी में स्थित है, बुलंद दरवाजा। प्रयागनगर ये भी यूपी में है, जिसको प्रयागनगर को अल्लाहाबाद, अल्लाह का नाम नगर नाम किसने दिया? ये अकबर ने दिया था। प्रयागनगर को अल्लाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? अकबर ने। अकबर का अभिरक्षक, मतलब उसकी बाप की मृत्यु क्या हो गई थी? बचपन में हो गई थी, छोटा था तब, 13 वर्ष की आयु में उसने शासन संभाल लिया था, ठीक है। उसका अभिरक्षक, उसकी रक्षा करने वाला कौन था? बैरम खान था, उसका रक्षक था बैरम खान। तो मतलब मेन रूप से देखूं तो उसका शासन इसी ने, बैरम खान ने संभाला था, उसकी रक्षा उसी ने की थी। टोडरमल किस मुगल साम्राज्य के, मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? टोडरमल जो था वो किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? अकबर के। दीन इलाही का एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है। दीन इलाही है वो एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा। अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? बिरबल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उसमें भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर ही तो था। ईस्ट इंडिया का गठन हुआ था, ईस्ट इंडिया का गठन जब हुआ था उसमें भारत का मुगल शासक कौन था? अकबर था। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? अकबर के शासनकाल में, ठीक। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। और जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता है जहांगीर का अर्थ। इंग्लैंड के तत्कालिक राजा जेम्स द्वारा
जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा गया था? सबसे पहले प्रयास हुआ था अकबर के टाइम में, उसने मना कर दिया था, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जरूर हो गया था, लेकिन वो आई नहीं थी भारत में, उसका मतलब कोई दूत नहीं भेजा था, और भेजा था तो उसका व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इंग्लैंड के जो तत्काल राजा थे जेम्स, उसके द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? तो जॉन हॉकिंस को भेजा गया था, ठीक है ना। राजा खुरम को आगे चलकर सम्राट बना तो क्या कहलाया था? ये शाहजहां कहलाया था। खुरम का बचपन का नाम था। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में 1739 में कौन ले गया था? कौन ले गया था? नादिर शाह नहीं ले गया था क्या? उसका उत्तर नहीं दे रखा, उत्तर दे नहीं रखा यहाँ, ये नादिर शाह ही ले गया था, और कोई नहीं हो सकता। कमर दर्द करने लगा। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस है वो 1739 में नादिर शाह ले गया था। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद वो आगरा में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है। ये टाइपिंग सही नहीं की हुई है यार, एकदम टाइपिंग का लोचा है इसमें बहुत बड़ा। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? आगरा में स्थित है। मोती मस्जिद है वो किस में स्थित है? सॉरी, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद है वो आगरा में स्थित है, ठीक है। मोती मस्जिद है वो कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। और मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने संगीत पर और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? ये औरंगजेब था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मुज्जम था, ठीक है ना। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मुज्जम था, मुज्जम। और लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और लाल किले का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और जामा मस्जिद का भी निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। मुगल भवनों में किस में यह एक अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ताजमहल में मुगल जो भवन है उनमें से किस में यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ताजमहल में है। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? बताते हैं कि इनके जो वास्तुकार और काम करने के कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे बाद में, ठीक है। और ये ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 40 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? चौसा और कन्नौज, ठीक है ना। शेर खां कौन था? शेर शाह है, शेर खां नहीं था ये, शेर शाह सूरी था, नहीं था क्या ये? शेर खां नहीं था ये, शेर शाह सूरी था ये, गलत लिख रखा है शायद। ये शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 1539 जो चौसा का युद्ध था और 1540 जो कन्नौज का युद्ध था उसमें दोनों स्थानों पर पराजित किया था। शेर शाह सूरी है ये, शेर शाह सूरी है ये, शेर खान नहीं है ये, शेर शाह सूरी है ये, शेर शाह सूरी है। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रांड रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? पूर्व बंगाल के साथ, ठीक है। नाना फड़नवीन नहीं है ये, फड़नवीस है ये। नाना यार बहुत गलतियां कर रखी है। नाना ये फड़नवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु, ठीक है। उस मराठा राजा का नाम था ये जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था, ये शिवाजी थे, सबको ही पता है। पुरंदर की संधि भी हुई थी ना 1665 में शिवाजी की, औरंगजेब के साथ ही हुई थी। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खान, ठीक है। क्या बोला है कि शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खान को भेजा गया था। और 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों में मुगल के विरुद्ध 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों में मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा गया। उसका नाम क्या था? ताराबाई थी, ताराबाई ने किया था, ठीक है। राजा राम की मृत्यु हो गई थी 1700 में, तो मराठों के जो है मराठों ने ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया था। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, ठीक है। शिवाजी थे उनके राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़।
लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू, ये वीर योद्धा थे बाजीराव प्रथम, इनको लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। पेशवाओं के संस्थापक कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ हैं वो पेशवाओं के संस्थापक थे। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। और प्रथम आंग्ल मराठा, आंग्ल मतलब अंग्रेज मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? साल बाई की संधि। ठीक है, साल बाई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने कलकत्ता में कौन से दुर्ग का निर्माण किया था? फोर्ट विलियम का। भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? डचों का है ये। थोड़ी यार करेक्शन है ये, ध्यान रख लेना कि इंडिया में सबसे पहले, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे कि इंडिया में डचों का सबसे पहले प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ये मसूसलपट्टनम। ये थोड़े बहुत करेक्शन है, वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा वैसे। ठीक है ना। अंग्रेज शासक जो था चार्ल्स द्वितीय, उसको किस राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? पुर्तगाल। ठीक है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से, पुर्तगाली जो राजकुमारी थी उससे विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। पुर्तगाली यात्री कौन थे? वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? जमोरिन था। ये देख लेना, जमोरिन। ठीक है ना, तभी तो जम्बू प्रदेश, जम्बू नगर ये नाम बोले जाते हैं ना। भूल गए क्या? ऐसे कैसे भूल गए रे? पुर्तगाली यात्री जो है वास्को डी गामा, उसका कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का क्या नाम था? जमोरिन था। भारत में सबसे नहीं है, सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में आने वाले, बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली तो थे, इंडिया में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। बाद में कहाँ से गए थे? गोवा से गए थे ना, और क्या। तो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? कैलिको। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो क्या, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े थे वो यूरोप में क्या कहलाते थे? आमतौर पर कैलिको। और अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? अपने शासनकाल के दौरान है वो अंग्रेज है वो किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? चाय। चाय की खेती कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? आसाम में होती है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1699 ईस्वी में की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछा भी गया था एक दो जगह कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था गुरु नानक का जन्म, और जन्म स्थान है। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद था गुरु नानक का उत्तराधिकारी। ये गुरु नानक का उत्तराधिकारी था गुरु अंगद। और सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, सिखों के जो 10वें गुरु थे। ठीक है, और रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। जो राजा रणजीत सिंह थे पंजाब के राजा, उस राजा की उस पंजाब के राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है, जब नादिर शाह ने आक्रमण किया दिल्ली पर तो उसमें शासक कौन था? सॉरी, दिल्ली पर नहीं, ऐसे देखो, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। ध्यान रखो, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये सयादत खां था। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है ये? अवध जो था, अवध 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 कहाँ पड़ता है? यूपी में नहीं है क्या अवध? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये सयादत खां था। टीपू सुल्तान कहाँ कहाँ शासक था? ये मैसूर का था। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में है ये।
तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? क्या है ये? अच्छा, ये आंसर है क्या? तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना, तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है कि 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें अधिकांश की मृत्यु हो गई। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था ना, सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने किया था। नहीं, ये मीर जाफर ने किया था। एक 1757 में हुआ था, एक 1764 में हुआ था। वो बक्सर का युद्ध कहलाया था। ये अंग्रेजों के साथ में बंगाल का नवाब था, उसका हुआ था युद्ध। तो 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो यही है, सिराजुद्दौला और इधर रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों की तरफ से था, और इधर सिराजुद्दौला था। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में, तो पता ही है। किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? कौन सा युद्ध था जिससे भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? ये वांडीवास की लड़ाई है, जिसके बाद है वो फ्रांसीसी भारत से चले गए थे। तो किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? वांडीवास का युद्ध। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया? बम्बई में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने प्रथम आर्य समाज 1875 में स्थापित किया था, बम्बई में। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? स्वामी, वही क्वेश्चन आ गया, स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस थे ना, स्वामी विवेकानंद के गुरु, तो उनका मिशन था रामकृष्ण मिशन। उसकी स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 में। ठीक है ना, 1835 में बनाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां। ठीक है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? जो नया भारत है उसका पैगंबर किसे कहा जाता है? पैगंबर ईश्वर भगवान किसे? राजा राम मोहन राय को। इन्होंने बहुत ज़्यादा सामाजिक सुधार किए थे, इसलिए नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंग थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम नाम यार, आत्माराम पांडुरंग था, वो प्रार्थना समाज का संस्थापक था। वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक है ये, कि वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? ये चार्ल्स आयोग था, जिसने भारत में सबसे पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर, प्राथमिक यानी 5वीं तक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, चार्ल्स आयोग। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? क्वेश्चन पूछा है ना कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा राव फुल्ले थे, उनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि सत्य शोधक समाज है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की थी? ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा की गई थी। वर्षों पहले हमने नीति के साथ एक वादा किया था, ठीक है, वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। क्या बोला था कि वर्षों पहले, बहुत सालों पहले हमने नीति के साथ एक वादा किया था, अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। और ये 14 अगस्त 1947 को वर्ड कहे गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। किसने कहा स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं है बल्कि मन है? कि कौन था जिसने कहा कि जो स्वाद लेने का वास्तविक स्थान है वो जीवा नहीं है, मन है? ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है? किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? महात्मा गांधी ने कहा था।
ठीक है। किसने कहा था कि जो सत्य है, सच है, वो परम तत्व है और वह ईश्वर है, मतलब भगवान की तरह? ये महात्मा गांधी का कथन था। महात्मा गांधी ने बोला था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य जो है वो परम तत्व है और वह ईश्वर है, भगवान है। ये महात्मा गांधी के कथन थे। ठीक है, ये महात्मा गांधी के कथन थे कि सत्य जो है वो परम तत्व है, ठीक है, वह ईश्वर है, महात्मा गांधी। कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वर्द पुरुष कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन यही तो है कि कांग्रेसी नेता जो थे उनमें किसको महान वर्द पुरुष कहा जाता था? महान वर्द पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। और ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ये भी दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी था। ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी था। जो ब्रिटिश संसद थी ना, जो अंग्रेजों की ब्रिटिश की जो संसद थी, उसका सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी था। बाहर से ब्रिटेन की ओर, इंडिया से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था कि भारत से है वो ब्रिटेन की ओर संपत्ति जा रही है, इसका सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला आदमी कभी इस धरती पर चला था? यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन के कथन थे। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में नहीं हुआ था क्या? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में तो हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। और राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक व संपादक कौन था? लोकमान्य तिलक था। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने ही तो केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? भगवद गीता को। गांधी जी ने भगवद गीता को अपनी माता कहा है। और मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। क्यों एहसास हुआ? मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक हिंदू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद में अल बलाग की स्थापना की गई 1915 में। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, यह किसका नारा था? लोकमान्य तिलक का नारा था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, ये लोकमान्य तिलक ने दिया था। फ्रंटियर गांधी पद के साथ
कौन संबंधित था? खान अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन क्या है? फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? खान अब्दुल गफ्फार खान ये फ्रंटियर गांधी पद के साथ संबंधित था। तो फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो याद है क्या? फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? खान अब्दुल गफ्फार खान। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? ये नर्स थी, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। ठीक, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक है, उनके लेखक कौन है? ये अरविंद घोष हैं। और लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था? किसका समाचार पत्र था? ये सैयद अहमद खान का। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था? सैयद अहमद खान का। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी जी थे, वो ही हरिजन और यंग इंडिया के संपादक थे। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचार करने वाला, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? ये दीनबंधु मित्र थे, जिन्होंने ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण लिखा था। नील दर्पण के रचयिता कौन थे? दीनबंधु मित्र। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण गण सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? भारत भाग्य विधाता। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने लिखा था जन गण मन, और सर्वप्रथम है 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता नाम से प्रकाशित हुआ था। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया? तो सन्यासी विद्रोह का। जो इनका उपन्यास था ना आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो था, उसके द्वारा उन्होंने बंगाल के सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर जो बम मामला था, उसमें अरविंद को गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर बम मामले में अरविंद को गिरफ्तार किया गया था। अभिनव भारत नामक एक संस्था थी, उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ठीक है, अभिनव भारत नामक संस्था विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? ये भगत सिंह के विरुद्ध किया गया था। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? भगत सिंह। और नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने ही नौजवान भारत सभा स्थापित की थी। और यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी कहाँ? बैरकपुर छावनी में चलाई थी, बैरकपुर में। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिमाण शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को, क्या ये 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिमाण शक्ति का अंतरण था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को था। ठीक है, 1857 का विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह,
उसके दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है ना। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और कानपुर के गद्दर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन क्या है कि 1857 का विद्रोह हुआ उसके दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और कानपुर के गद्दर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। और भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया में जो सिविल सर्विसेज दी आईएएस वाली, आईएएस जो है वो किसने स्टार्ट की थी? जो सिविल सर्विसेज थी उनका आईएएस आरएएस ये इनका सूत्रपात किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सरकार जो थी उसका कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। इलाहाबाद में किया गया था। 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसके बाद क्या हुआ था कि जो सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सरकार थी उसको काट दिया था। ब्रिटिश यहाँ जो सरकार थी उसको काट दिया था। और डायरेक्ट जो थी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश में थी ना, उसका वहाँ से और राजा का आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया था। ये कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? ये जीवी जोशी। 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? जीवी जोशी। और ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रेयतवाड़ी, ब्रिटिश शासन जो था उसके दौरान क्या, तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रेयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ये थॉमस मुनरो था। थॉमस मुनरो ने रेयतवाड़ी प्रणाली शुरू की थी। ये ध्यान रखना, थॉमस मुनरो ने रेयतवाड़ी प्रणाली शुरू की थी। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। बंगाल जो था उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा, कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में सती प्रथा का अंत किया? थी विलियम बेंटिक थे। और भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? ये सत्यनाथ टैगोर थे। ये जो सिविल सेवा थी उसमें अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का बंगाल का गवर्नर बना भारत में, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर भारत का गवर्नर जनरल बन गए थे ना। ठीक है ना, वायसराय गवर्नर जनरल ये पद आए थे। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो ये विलियम बेंटिक ही था, उसने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो बात क्या समझ में आई? बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यही तो बात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जोड़ा गया? लॉर्ड डलहौजी का। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। और भारत किस वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन के
काल में ही हुआ था। और भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये सी राजगोपालाचारी थे। ये दोनों क्वेश्चन देख रहे हो। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और इसी के शासनकाल में भारत स्वतंत्र हुआ। और इसके बाद भारत का जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था वो सी राजगोपालाचारी था। किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः क्या है? अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में कृषि सुधार। ये ध्यान रखना कि लॉर्ड कर्जन था, उसका सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार क्या माना जा सकता है? कि जो अविभाजित जो पंजाब है, जो विभाजित होने वाला था, उसमें रहने वाले लोगों के संबंध में कृषि सुधार। ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने। ये ध्यान रखना कि जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। ठीक है, कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय इंडियन जो विश्वविद्यालय अधिनियम है वो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। और भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी रिपन को कहा जाता है। कि इंडिया में जो स्थानीय स्वशासन है, जो पंचायती राज, जो पंचायती है ना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये स्थानीय स्वशासन में आते हैं। तो भारत का स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इंडिया में पहली बार है वो सन 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो बम्बई या मुंबई से, सॉरी गलत बोल दिया, दुबई कहाँ से आ रहा है? यह भारत में पहली बार 1853 में किस स्टेशन से रेल प्रारंभ? मुंबई से थाने चली थी ना यार 1853 में, सीधी सी बात है, कहाँ दिमाग में चल रहा है? क्वेश्चन क्या है? यही तो है कि इंडिया में पहली बार 1853 में किस स्टेशन से, मुंबई या बम्बई से थाने तक रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी ना। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, ये क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? तो ये नियंत्रण बोर्ड को पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो 1773 का विनियामक अधिनियम था उसके अंतर्गत। कलकत्ता में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पहले अपना कलकत्ता था, बाद में दिल्ली हुआ है। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना सुप्रीम कोर्ट की, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो 1773 में विनियामक अधिनियम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखो, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो 1909 के जो मिंटो मार्ले सुधार था उसके तहत हुई थी। ये क्या क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत है वो भारत में किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? कि इंडिया जो है, इंडिया में जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत है वो भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1909 का जो मिंटो मार्ले सुधार है उसके अंतर्गत। और किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ये 1935 का था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा अधिनियम था जिसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी। 1935 का अधिनियम था, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। और सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की जो पद्धति की शुरुआत है वो मिंटो मार्ले सुधार जो 1909 का था उसके तहत हुई थी। और 1919
जो अधिनियम था आया था द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित किया था वे कौन थे? मोंटेग्यू थे। ठीक है, करवाया था वो एक ही बात है। 1919 का जो अधिनियम था उसमें द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? मॉन्टेग्यू। ठीक है ना, ध्यान रखना है मॉन्टेग्यू। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो कौन थे? मॉन्टेग्यू थे। और 1921 का जो नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ये ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। याद रखना 1921 का जो नरेंद्र मंडल बोल दूं या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ये ड्यूक ऑफ कैनॉट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? ये साइमन कमीशन पर आधारित था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो किस पर आधारित था? ये साइमन कमीशन पर आधारित था। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया? तो 1907 में। ठीक है, तो पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया? 1907 में।